हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसकी, जो सीडीपी की क्लास। ठीक, किस चीज़ की? सीडीपी की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, किस चीज़ की? सीडीपी की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। इसमें पेडागोजी और जो है, जो सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं 15 पेडागोजी प्लस 30/30 हम लोग को इसमें क्या करना है, लाना है। ठीक है, एक क्लास नंबर हमारी कौन सी है? ये सीडीपी की क्लास नंबर हमारी 3 है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो चक्षु प्रकाशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूरा चक्षु प्रकाशन हम लोग खत्म करेंगे प्रैक्टिस सेट से। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? बताइए क्या कहता है। मतलब बच्चों को प्रलोभन देकर के पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या क्या मोटिवेट किया जाता? व्यवहारात्मक, मानवतावादी, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा व्यवहारात्मक जो है अभिप्रेरण जो है क्या करता है, बच्चों को जो है प्रलोभन दे करके, प्रलोभन और पुरस्कार दे करके विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जबकि मानवतावादी, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। समझ में आया ना? मानवतावादी, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जो बच्चे होते हैं अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा? इस विशेष चीज फोकस करना है, नहीं है। ठीक है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से, जहाँ सख्ती की बात हो जाती है वहाँ हमेशा क्या आ जाता है, नेगेटिव वर्ड होता है सख्त। सख्ती रूप से हतोत्साहित करने की बात आ जाएगी, वो भी हमारा नेगेटिव है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नहीं की बात किया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे क्या नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ कम से कम 20-25 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को बच्चों को वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को आसपास की दुनिया के बारे में सहज और समझ को दर्शाती हैं। ठीक है, कोई भ्रांति उनके मन में उत्पन्न हो गई, ये चीज़ क्या होती है, तो इसके बारे में समझाना एक अध्यापक का क्या होता है, कार्य होता है, ना कि उसे सख्त रूप से हतोत्साहित करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षक के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए, शिक्षक के प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्तर का जो बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम और अधिक क्या करता है, अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनाता है, अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या करता है, अधिगम को और क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। यह बच्चों में क्या करता है, शिक्षा को वर्जित करने का मौका दे। वर्जित सब हमारा नेगेटिव टैग है। ठीक है, यह अध्यापक को निर्देशित अवधि का काफ़ी समय देता है। बिल्कुल अवधि से बचाता है, बिल्कुल गलत बात है। यह बच्चों को आज्ञा परायणता पैदा करता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न होती है। अगर कोई विद्यार्थी है, अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं कि मेरा इस कारण सफलता रुक गई या नहीं हुई, तो उनमें की भावना उत्पन्न है, शर्म की, गर्व की, उत्कंठा की या गुस्से की। तो कैसी भावना उत्पन्न होती है, तो बच्चे में हमेशा गर्व की क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है। आंतरिक कारणों को क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, तो उनके अंदर हमेशा गर्व की भावना उत्पन्न होती है। गर्व एक आत्म क्या है, जागरूक भावना, ये आत्मा से क्या होती है, जागरूक होती है, जो व्यक्ति में तब तक उत्पन्न होती है जब तक उसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त ना की कर लिया जाए। यह गर्व जो है तब तक उत्पन्न होता है जब तक वो किसी लक्ष्य को क्या प्राप्त ना कर ले। उपलब्धि ये क्या होती है, उपलब्धि को दूसरों द्वारा पहचानना और अनुमोदित किया जा सकता है, या एक खुशी से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक ही चीज़ पर डिटेल से बताने लगेंगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा। 30/30
दिक्कत हो जाएगी, 30 क्वेश्चन हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बताइए आप लोग अपने आप को जांचिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य बनाता है, मतलब सुगम बनाता है, सुसाध्य बनाता है? तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। क्या? ये तो बिल्कुल गलत है, अधिरहित की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो गया। ठीक है, रट्टा मार बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना, ये भी हमारा बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को क्या करना, प्रोत्साहित करना, या हमारा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों की सीडीपी की 3rd नंबर की क्लास है। इसके बाद जो है हम लोग कल देखेंगे क्लास नंबर 3rd जो है किसकी, मैथ की। ठीक है, फिर मैथ का देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे पर्यावरण की 3rd नंबर की, फिर 3rd नंबर का इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का पर डे चेंज रहेगा। ठीक है, एक क्लास होगी और 30 नंबर की होगी। ठीक है, फोकस करिए आप कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? बताइए किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य, अपने विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा कर, डर की भावना हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने इसकी वीडियो बना दिया है, कई बार भी बता चुका। समस्या हल करने हेतु अटल तरीके इस्तेमाल करने का बढ़ावा। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक, समस्याओं समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, हमेशा क्या होता है, समरूपता को बढ़ावा देना। समरूपता एक क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, निष्क्रिय रटंत पद्धति तो हमेशा क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी सीडीपी में, मात्र सीडीपी में, और तो सब में छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? बताइए। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर क्या करती है, पुरस्कृत करती है। तो ये क्या है, राइट आंसर है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, परामित परामित जो विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, परिमित होगा, परामति हो, परामत है। ठीक है, यही है, क्या नाम है, जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए क्या कहती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बात क्या है, गलत है। ठीक, क्या आगे करा, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर क्या करता है, बल देती है। ठीक है, यही बिल्कुल सही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्या करा, रेखा अपने क्या करती है, अपने विद्यार्थियों के लिए शब्दों को 5 बार लिखने के लिए, मतलब 5 बार कोई चीज़ लिख रहे हो तो मतलब रट रहे हो, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा क्या गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन ओ सॉरी, ठीक है, पूरा हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, नीचे दिया हुआ है तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 2nd और 3rd हमारा राइट। ठीक है, ये भी हमारा परिमित क्या करते, परिचर्चा की बात की ना, पॉजिटिव टैग होता है। चर्चा, अगर किसी चीज़ किसी टॉपिक पर चर्चा की जा रही, ठीक है, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, परिचर्चा की बात को नहीं ध्यान दिया, तो ये और हमारा ये सही थी। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आ जाएगा। 2nd और 3rd हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और ये वाला रिटर्न वाला और ये टॉपिक किसी चीज़ को पुरस्कृत करना, ये भी हमारे क्या है, दोनों गलत है। ठीक है, ये भी उसी से हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड कराए गए उसी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्या करा है, निम्नलिखित अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? निम्न में अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर, विषय वस्तु को रटने पर, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरों के निष्क्रिय अनुकरण पर, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, बताइए किस पर देना चाहिए? ये भी गलत है, ये भी हमारा ए पार्ट क्या है, राइट आंसर। परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर 10 अंकों को 3 से 4 अंकों को समूह में बांट करके याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती क्या? कूटलेखन, खंडीकरण, अनुकूलन या स्वांगीकरण? बताइए।
10 नंबर को क्या करती है, रटने के लिए कहती है। ठीक, कोई मोबाइल नंबर है 10, उसको अंक को 3-4 अंकों में क्या करती है, विभक्त कर लेती, 3 या 4 अंकों में क्या करती है, विभक्त कर लेती। तो यह जो प्रक्रिया क्या कहलाती, तो यह प्रक्रिया जो खंड में, कई खंड में, जैसे 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, पहले 3 अंक को रटवा दी, ठीक है, फिर 3 अंक को इसके साथ, फिर इस 3 अंक को इसके साथ, ठीक है। तो यह कई भाग में क्या कर ली, खंड कर ली, तो इसका क्या कर ली, खंडीकरण कर ली, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सक्रिय अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। कैसे करते हैं बताइए, चारों। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इस समय जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं सीटेट में, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में क्या करा, तो सक्रिय एवं अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, ठीक है, खेल खेल में भी ये सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद क्या, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा भी सीखते हैं और सहभागिता द्वारा भी सीखते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 बताइए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है बताइए, अपसारी चिंतन, आवेगशील चिंतन, सोच में केंद्रीकरण चिंतन या अभिसारी चिंतन। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी सृजनात्मकता अनिवार्य लक्षण है जो किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना, सत्य एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उसे उस चिंतन को हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन में क्या होता है, कई तरह की जो है हम क्या करते हैं, कई तरह की क्या करते हैं लक्ष्य, अपसारी चिंतन कर सकते हैं। अभिसारी में एक ही प्रकार का चिंतन किया जा सकता है, ठीक है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते बताओ, तो क्या कोई सटीक उत्तर नहीं है उसके पास, क्या होता है कोई सटीक, ये अतः ऐसी स्थिति में बालक क्या करता है, इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने क्या करता है, विचार को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए 12 कह रहा है कि विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन विविध संसाधनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आकलन तरीकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। रटना ये तो गलत बात है। पेपर पेंसिल परीक्षणों ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 बताइए, एक बच्ची एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और क्लास के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है बताइए, क्या करता है, चुनौती महसूस लक्षण किस अधिगम विकार की ओर क्या करता है, क्या करता है, इशारा करता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यह जो है आलेख वैकल्य है, मतलब वैकल्य का मतलब विकार होता है, ठीक है। आलेख क्या है, विकार है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 14 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होने। कथन क्या रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण क्या है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। आर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आर क्या है, बिल्कुल सही है। ए भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर की क्या करता है, व्याख्या भी करता है, ठीक है, व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ शिक्षा देना, बिल्कुल दूसरा गलत है। आर्थिक रूप से कमजोर और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को केवल शिक्षा, केवल जहाँ आ जाए तो नेगेटिव वर्ड है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाना, ये भी गलत है। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराना, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या कह रहा है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बताइए, क्या मेरे
अलावा क्या करा, मेरे अलावा जो है इन परिणामों का उपयोग करेगा, मेरे अलावा इन परिणामों का क्या करेगा, क्या करेगा, उपयोग करेगा। बताइए, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र के क्या करता है, शिक्षा शास्त्र पर क्या करता है, चिंतन में क्या करता है, मदद करता है? तो बताइए, बताइए कौन सा राइट होगा, जल्दी बताइए। तो इसका कौन सा होगा, 16 का, बताइए 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 16 जो है विवादित है, ठीक है, क्या एक विवादित क्वेश्चन है, ठीक। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका जो मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, तो इसका तो ऑप्शन नहीं बता दे रहा हूँ, इसमें जो कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारा, इसमें होगा कि उनमें से क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है, और जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे किस समय की किस स्तर पर हैं। तो ऑप्शन कोई नहीं इसमें होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो मैंने बताया, जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए, ये सारी चीज़ें उसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार क्या करना, रूपांतरित करना। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर की भूमिकाएं क्या हैं? जेंडर भूमिकाएं हैं जन्मजात व्यवहार, अधिग्रहित व्यवहार, जैविक संरचनाएं या आनुवंशिक निर्धारित। बताइए 18 का, तो ये क्या है, अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है, जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं, अधिग्रहित व्यवहार जो समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या एक महिला या लड़की या लड़के के लिए क्या उपयुक्त कार्य प्रदान करती है, ठीक। तो यह एक क्या अधिग्रहित क्या है, व्यवहार है। चलिए 19 बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या है ये पार्ट, क्या है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखना या बोलना बिल्कुल गलत बात है। बालक विद्या मतलब बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या है, 19 का राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 सब बताइए यहीं पे जो है। एक बच्चे में जो है दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि के किस रूप में दर्शाता है? बताइए 20 का। तो यह जो है अंतरा व्यक्तित्व उसकी क्या होती है, नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता उसकी क्या, अंतर व्यक्तित्व या अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि को क्या करती है, बताती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड। ये सब तो गलत है जो, ठीक है। 21 का क्या आ जाएगा, तो सी पार्ट सहयोगिता पूर्ण अधिगम क्या प्रगतिशील कक्षा का क्या है, विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या कर रहा है। जो लेवाइगोत्स्की के बच्चे में स्वयं से संवाद करने की क्रिया को के लिए किस शब्द का प्रयोग? निजी संवाद मतलब स्वयं से संवाद, उच्च स्वर में और स्वकेंद्रीयवाद। बताइए कौन सा इन्होंने बताया था? तो ये क्या होता है, निजी संवाद कहलाता है। स्वयं से बात करना क्या कहलाता है, निजी संवाद कहलाता है, ठीक है, लेवाइगोत्स्की के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी उन्हीं के आधार पे है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, तो सामाजिक संरचना पर है। किस पे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर आधारित है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? केंद्रीयता, जीववाद या परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रमण परिणाम निकालना। बताइए निकलना किसका है, जो 24 का। तो ये हमारा क्या है, ये केंद्रीयता का है। क्या है, केंद्रीयता का है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जिन पियाजे के सिद्धांत, तो जिन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत डिटेल से लेवाइगोत्स्की के बारे में बढ़िया से पढ़ना, तो इन लोगों के बारे में आप लोग कोहलबर्ग के बारे में भी पढ़ना। ये सब चीज़ें देखिए कितनी बार क्वेश्चन इससे आया। जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया? वस्तु को किसी एक आयाम और लंबाई पर आधारित क्रम, दूसरे का परिपेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथा में से, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। बताइए 25 का
क्या राइट हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम हमारा क्या कहलाता? क्रमबद्धता कहलाता, जिन पियाजे का सिद्धांत है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो बताइए क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। बताइए क्या है? 26। तो ये हमारा क्या है? सामाजिक क्या कहलाता है? दंड और आज्ञा पालन करने का। यह है उसका क्या है? 7 से 8 वर्षीय बच्चे की नैतिकता का निर्णय लेने का आधार है, ठीक, दंड और आज्ञा पालन करना, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए 27 के बारे में। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है? सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक। तो परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक क्या कारक है? 28। आनुवांशिकीय विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है बताइए? 28। तो ये हमारी कहलाती है परिपक्वता। क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। परिपक्वता कहलाती है आनुवांशिक विन्यास पे पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता। आज के लास्ट क्वेश्चन दोनों हैं, ठीक है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चे की सोच सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। बताइए 29 का। तो ये कौन सा हमारा है 29 का? बताइए। तो 29 का ए पार्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए 30 बता दीजिए। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? एक विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया होता है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षोगामी होती है। बताइए 30 का। तो हमारा डी पार्ट होता है। विकास क्या होता है? अधोगामी और शीर्षोगामी होता है, याद रखेंगे ना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? सीडीपी खत्म कर लिए। इसका प्रैक्टिस सेट का जो तीसरा है उसका कल हम लोग गणित देखेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी क्या होगी? 4 बजे हमारी जो हिंदी की होगी, जो वीडियो एग्जाम हाई कोर्ट के लिए होगी। फिर रात में हमारी जीके जीएस की क्लास आती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।